करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस। और उससे पहले अगर आप देखें 2 बजे जब शेयर मेरी बात हो रही थी, यही लेवल था निफ्टी का 24,370, एग्जैक्टली उसी प्राइस पे 55,200 पे निफ्टी उसी प्राइस पे। निफ्टी बैंक कहीं नहीं गए उस ट्रैजेक्टरी में, बिल्कुल बैठे हुए हैं। गुरमीत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इस वक्त गुरमीत चड्ढा, मैनेजिंग पार्टनर एंड CIO कंप्लीट सर्कल के। गुरमीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। गुरमीत जी, लिक्विडिटी तो मार्केट्स को बहुत अच्छी तरीके से चेस कर रही है एंड सो फार सो गुड, बट शायद एक इवेंट और हमारा इंतज़ार कर रहा था, ये दुखद हादसा, और उसके बाद इंडिया जो कि पॉसिबली अपने आप को प्रिपेयर कर चुका है, इट्स मैटर ऑफ टाइम कब रिटेलिएट करेगा। आप मार्केट्स को इस वक्त रीड कैसे कर रहे हैं, पोजीशन कैसे हैं आप इस वक्त? तो वीरू जी, अगर तो ये हमारा बॉर्डर एस्केलेशन नहीं होता पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद, तो मैक्रो पिक्चर इंडिया की काफी अच्छी लग रही है। आप देखिए, जीएसटी का नंबर शानदार आया है। 12.5% के आसपास का जीएसटी में ग्रोथ है, 2,36,000 करोड़ के आसपास। तो ये दिखाता है कि जो Q4 जीडीपी है उस पर शायद अपटिक देखने को मिलेगा। अभी Q4 जीडीपी के आंकड़े आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि नॉमिनल ग्रोथ अच्छी आ सकती है, और जो रियल ग्रोथ है वो 7% के ऊपर आ सकती है। तो वो आई थिंक एक पॉजिटिव है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ जो भी अभी अभी नतीजे आए हैं, जो लीडिंग प्राइवेट बैंक्स हैं और सब PSU बैंक्स हैं, वो भी डबल डिजिट दिख रही है। तो थोड़ा सा अपटेक बैंक क्रेडिट ग्रोथ में भी है। ऑयल करीबन $60 है, इन्फ्लेशन 3.6 है। RBI 5-5.5 लाख करोड़ का तो OMO कर चुका है लिक्विडिटी इन्फ्यूजन के लिए। तो ओवरऑल स्टांस अच्छा है बाजार का। एक चीज जो अभी भी है वो अर्निंग है। कुछ पॉकेट्स में वीक है, फाइनेंशियल्स की अच्छी आ रही है, बट हमने देखा है कुछ पॉकेट्स में अभी भी सॉफ्ट है। तो जैसे जैसे अर्निंग सीजन निकलेगा, अगर एक 9-10%, 11% की EPS ग्रोथ आ जाए इस क्वार्टर, तो मुझे लगता है बाजार को ये यकीन हो जाएगा कि ग्रोथ अब थोड़ा सा अपटिक में है। बट जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है, जहाँ पे टैरिफ का इम्पैक्ट ज्यादा है, थोड़ा सा कमोडिटी में हमने देखा है US का जीडीपी कम हुआ है, तो थोड़ा रिसेशनरी ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो एक पार्ट मार्केट का जो है वो मुझे लगता है अभी भी स्ट्रगल करेगा शायद एक क्वार्टर। तो हमारा मॉडरेट स्टांस है, थोड़ा 5-10% लिक्विडिटी रखिए पोर्टफोलियो में। अगर कुछ भी वॉर रिलेटेड एस्केलेशन होता है, बाजार वोलेटाइल हो सकता है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट मीडियम टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है। बाजार सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में काफी अच्छा करेगा। अच्छा गुरमीत, अभी कुछ देर पहले आपके आने से पहले जो मैटर को हम डिस्कशन में जो डिस्कस कर रहे थे वो था ऑटो। ऑटो के नंबर्स कैसे लगे आपको? जो सुदर्शन ने बात आखिर में जाते जाते कही थी, जो कंपनियां अच्छा कर रही हैं वो अभी भी अच्छा कर रही हैं। टू व्हीलर में डोमेस्टिक मार्केट एक बहुत बड़ा इशू है, एक्सपोर्ट मार्केट्स हमको सेव कर रहे हैं। जस्ट एज आई थिंक जो कोविड में एक्सपोर्ट मार्केट्स हमको बचा के लेके गया था। आप ये पूरे ऑटो स्पेस को कैसे बाइसेक्ट करके देख रहे हैं? कौन से कंपोनेंट आपको इस प्राइस पे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं बाय के लिए? तो हम अभी न्यूट्रल है, क्योंकि ऑटो पे टैरिफ का इम्पैक्ट वीरू जी ज्यादा है, और अंडरलाइंग पे भी ज्यादा है, क्योंकि कमोडिटी अंडरलाइंग है, चाहे वो एल्यूमिनियम है, स्टील है। बट कुछ कंपनीज डिफरेंशिएट कर रही है। टू व्हीलर में क्लियरली TVS बहुत अच्छा कर रहा है। आप उसके नंबर देखिए मंथ ऑन मंथ, उसके जो iQ है, जो EV है, वो भी अच्छा कर रहा है। डेट पोजीशन उनकी बहुत इंप्रूव हुई है पिछले 2-3 सालों में। कैपिटल एलोकेशन अच्छा है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं हर CC में, प्रीमियम में, स्कूटर सेगमेंट में, iQ जो EV सेगमेंट है, जितने डिफरेंट पावर ट्रेन है, सब में प्रेजेंस है, सब में अच्छा कर रहे हैं। और आई थिंक स्टॉक ने भी वो दिखाया है। जबकि हमने देखा है हीरो और बजाज थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। आप देखेंगे बजाज एक बार 5 डिजिट आ गया था, अभी वापस से 8,000 के आसपास नीचे है। हीरो भी अंडर परफॉर्मर है। सिमिलरली फोर व्हीलर में M&M क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है। 2300 का लो आ गया था जब बाजार करेक्ट हो रहा था, लगभग वापस से 3,000 की तरफ मोटा मोटा आ गया है। 15-20% का लो से मूवमेंट। और हमने नंबर देखे अप्रैल का जो अभी अपडेट आया है, ट्रैक्टर में भी वॉल्यूम ग्रोथ है, और SUV में भी मार्केट शेयर गेन करता जा रहा है। मेरे हिसाब से ये जो नंबर है ये दिखा रहा है शायद 22-23% के ऊपर मार्केट शेयर चला गया है। SUVs का फाइनली आएगा जब क्वार्टरली अर्निंग्स आएंगी। उसके अलावा भी आप देखिए, एक चीज जो बड़ी क्लियर है, जो ट्रैक्टर की सेल है वो क्या होता है, ये दिखाता है कि पिछला आपका क्रॉप सीजन अच्छा गया है और आने वाला सीजन का प्रोस्पेक्ट अच्छा है। तो रूरल सेंटिमेंट जरूर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, जो मुझे लगता है ब्रॉडर इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ट्रैक्टर एक ऐसा परचेज है जो ब्रॉड सेंटिमेंट दिखाता है, प्रीवियस क्रॉप का भी और आगे आपके एक्सपेक्टेशन का भी। तो ये जो स्टॉक मुझे लगता है ऑटो में स्टैंड आउट कर रहे हैं, और अर्निंग्स भी स्ट्रांग है। और थोड़ा बहुत हम ऑटो कंपोनेंट्स में भी वैल्यू देखते हैं, बट अभी ये सेक्टर ऐसा है कि आप कुछ टाइम के लिए न्यूट्रल रह सकते हैं। आप बैंकिंग पे,
कंज़म्पशन पे, एनर्जी पे आप ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं, जो थोड़ा इनवर्ड लुकिंग है और जो थोड़े आउटवर्ड लुकिंग सेक्टर है, ग्लोबल सप्लाई चेन से लिंक्ड है, उन्हें मेबी आप कुछ एक बार थोड़े-से और चीज़ें सेटल होती हैं, ट्रेड डील्स होती हैं, तब देख सकते हैं। ओके, तो न्यूट्रल हैं फिलहाल आप ऑटो पूरे पैक को लेकर। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। लेकिन ब्रॉडर मार्केट पे मेरा सवाल रहेगा आपसे। आप देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद पिछले 2 महीने में सेंसेक्स और निफ्टी ने 10% की तेज़ी दिखाई है। अब यहाँ से क्या लगता है आपको, क्या इंडिया यूएस जो ट्रेड है वो क्या इस रैली को फर्दर फ्यूल करेगी? आपका टेक इस पर? श्रेया जी, इमीडिएटली नहीं होगा, क्योंकि डील को भी कंज्यूम होने में 3, 4, 5 महीने लग सकते हैं, चाहे वो यूरोप हो। अभी हमने ईयू के साथ भी कंसल्टेशन चालू है, यूके द्वारा रिवाइव हुआ है। तो डिफरेंट बायलैटरल डील्स होंगी, डिफरेंट ज्योग्राफी में। आई एम श्योर मिडल ईस्ट के साथ भी कुछ होगा। तो थोड़ा इसमें समय लगेगा, बट शायद बाज़ार एक्चुअल डील अनाउंसमेंट का वेट ना करे। ब्रॉड कॉन्टोर्स के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद उसको फैक्टर इन करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 2-3 महीने का गैप देंगे तो बेटर रहेगा। टाइम बिंग के लिए डोमेस्टिक फोकस रहिए। मुझे ये भी लगता है कि फेड फेड थोड़ा एक्ट करेगा। यूएस में भी अब रेट कट होने के काफ़ी चांसेस हैं। -0.3 जीडीपी ग्रोथ आई है और ये पिछले क्वार्टर की है। ये क्वार्टर काफ़ी खराब हो सकता है। तो जब यूएस में अगर यील्ड्स नीचे आती हैं, हमारा अपना इन्फ्लेशन 3.6 है, बॉन्ड यील्ड्स और नीचे आएँगी। तो थोड़ा-सा अगर हम बैलेंस रहें, तो अभी बॉन्ड मार्केट में भी जूस इतना है कि आप डबल डिजिट बना सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेके। तो थोड़ा बैलेंस अप्रोच रखिए, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा बॉन्ड्स, थोड़ा डोमेस्टिक कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स और एग्रेसिव स्टांस लीजिए जब चीज़ें थोड़ी-सी बेटर हो जाएँ। ये जो हमारा बॉर्डर इश्यूज़ हैं, ये भी मुझे लगता है। बट एक चीज़ तय है, अगले 3-4 महीने के बाद हम टैरिफ की भी इतनी चर्चा नहीं कर रहे होंगे, हम इंडिया-पाकिस्तान की भी इतनी चर्चा नहीं कर रहे होंगे। शायद कोई नई परेशानी होगी। हर बार एक नया वरी आता है और ये वरी तब तक सबसाइड हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा टाइम दीजिए और कंसोलिडेट रहिए। एक्सट्रीम कॉल मत लीजिए मार्केट में अभी कि डील हो रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ। जहाँ न्यूज़ फ्लो आ रहा है मैं तो आई थिंक उसमें आप थोड़ा कई बार ट्रैप हो सकते हैं। थोड़ा-सा न्यूट्रल रहिए और अगर अच्छा कहीं बार्गेन मिलता है तो डेफिनिटली आप देख सकते हैं। ओके। अ, आपने कहा बैंकिंग और फाइनेंशियल्स को लेकर आप ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन एफएमसीजी को लेकर सवाल है मेरा। गुरमीत जी, बजट के बाद से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे थे हम। हालांकि बीच में एक रैली आई, वो भी टिकी नहीं। मॉनसून के एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी है, उससे ज़्यादा अनुमान से ज़्यादा अच्छे रह सकते हैं, स्काईमेट ने ये भी बताया है। लेकिन एफएमसीजी से हो क्यों नहीं पा रहा? कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या लग रहा है आपको इस पर्टिकुलर स्पेस पे? क्या भाप के चल रहा है बाजार? देखिए, कंज्यूमर स्टेपल्स में ग्रोथ नहीं है। हमने देखा 2-3% वॉल्यूम ग्रोथ आई एचयूएल की भी, डाबर की भी कुछ खास नथिंग टू राइट अबाउट। तो बेसिक जो बीपीसी हम बोलते हैं, ब्यूटी पर्सनल केयर, जिसमें मैक्सिमम एफएमसीजी आता है, टॉयलेटरीज आती हैं, सोप्स आते हैं, हेयर ऑयल आते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ ना के बराबर है तो 2-3% है। फूड सेगमेंट में ग्रोथ अच्छी है। हमने देखा टाटा कंज्यूमर का अपडेट अच्छा था, नतीजे अच्छे थे। लेकिन विद इन फूड सेगमेंट भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो एफएमसीजी से बेटर प्ले जो है वो डिस्क्रिशनरी है। जैसे मैंने आपको बोला, ट्रैक्टर आप देखिए ब्रॉडर कंजम्पशन है। टू व्हीलर्स कुछ कंपनीज़ अच्छा कर रही हैं। ट्रैवल और टूरिज़्म में वो न नतीजे कंजम्पशन्स के बेहतर देखने को मिल रहे हैं। व्हाइट गुड्स में अब आप देखेंगे पीक समर सीज़न है, आपको बेटर ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिशनरी पे फोकस करिए, जहाँ पे यंग जनरेशन जेन ज़ी जिसे मैं बोलता हूँ, ज़्यादा वॉलेट शेयर दे रहा है। स्टेपल्स और अभी स्टेपल्स करेक्शन के बावजूद कोई भी स्टॉक 40-50 पी से कम नहीं है। तो अगर आपकी ग्रोथ ही 2-3-4% है और आप ऑलरेडी 40-50 के अर्निंग मल्टीपल पे हैं, तो मुझे कोई नियर टर्म अपसाइड वहाँ दिखता नहीं है। कल को कुछ बार्गेन आता है, मे बी आईटीसी एज़ एन एक्सेप्शन है, बट उसमें 70% टोबैको आ जाता है। तो आईटीसी इज़ द ओनली स्टॉक एफएमसीजी में, अगर आप उसको कंसिडर करें, जो थोड़ा रीज़नेबली वैल्यूड है। अदरवाइज़ उस स्पेस में वैल्यूएशन कम्फर्ट अभी भी नहीं है। ओके, अच्छा गुरमीत, ये B2 के नंबर्स कैसे लगे आपको? जो वैल्यूएशंस आप देते हैं, उस प्रकार की ग्रोथ नहीं थी, स्टॉक्स चले भी काफ़ी थे। इस प्राइस पे क्या किया आपने B2 में, बजाज देखिए, फाइनेंस फिनसर्व में? हाँ, बजाज का देखिए, वीरू जी आप देखिए, जब 6,800 था तो एक्चुअली स्टॉक में प्राइस करेक्शन था और इसका ईपीएस 3 साल में डबल हो गया था। तो बजाज फाइनेंस को और जो अच्छी रन एनबीएफसीज़ हैं, चोला है, बजाज है, इनको आपको थोड़ा अर्निंग मल्टीपल पे देखना चाहिए। प्राइस बुक मल्टीपल कई बार मिसलीडिंग हो जाता है, क्योंकि ये हमेशा आपको 5, 6, 7 के प्राइस बुक मल्टीपल पे मिलेंगे। तो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होता है, जब 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे आती है, रेट कम होता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वेल रन एनबीएफसीज़ को होता है और ये एक तरीके का कंजम्पशन प्ले है। तो जैसे-जैसे कंजम्पशन इम्प्रूव होगा, आपको ये एक्शन दिखेगा। बजाज का नतीजा थोड़ा सॉफ्ट था, लेकिन जो उन्होंने 5 ईयर गाइडेंस दी है,
कंसिडरिंग कि अब 2 लाख करोड़ से ऊपर का एयूएम है, उस पे 30-40% ग्रो करना भी नहीं चाहिए। आप एक्सीडेंट करेंगे अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन्स, अनसिक्योर्ड लेंडिंग 30-40% से ग्रो करेंगे, एक 2 लाख करोड़ की बैलेंस शीट में। तो रीज़नेबल ग्रोथ होना अच्छा है। दूसरा लीडरशिप इश्यू सॉर्ट आउट हो गया है। राजीव जैन जी के फ्यूचर को लेके बहुत अटकलें थी, वो सॉल्व हो गया है। नियर टर्म में बिकॉज़ ऑफ स्टॉक स्प्लिट और बोनस हो सकता है कुछ एक्टिविटी देखने को मिले, लोग टैक्स हार्वेस्टिंग करें। तो मैं न्यूट्रल हूँ, मैं नेगेटिव नहीं हूँ बजाज फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा। डिपेंड करेगा कि अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना है। थोड़ा-सा एक मुझे जो कंसर्न लगा कि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी उनकी और वो बढ़ेगा इस एनवायरनमेंट में क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन, पर्सनल लोन में थोड़ा-सा स्ट्रेस आया है। तो अगर वो क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल कर लेते हैं, तो मैं रीज़नेबली ओके हूँ। मतलब हमने इंक्रीमेंटली कुछ ऐड नहीं किया है बजाज फाइनेंस में, बट मैं मेरा रिडक्शन का भी ऐसा कोई व्यू नहीं है। फेडरल बैंक जैसे अगर आप बाकी जगह देखेंगे, तो अपॉर्च्युनिटी बेटर है। फेडरल बैंक के नतीजे अच्छे थे, थोड़ा-सा एनआईआई सॉफ्ट आया और अदर इनकम से बढ़िया है, पर आपको 1 के प्राइस बुक पे मिल रहा है। पहले जब 230-40 पे आया था, 50 पे आया था, तब 1.3, 1.4 पे था। मिस्टर मनियन आए हैं। जीएनपी अगर आप देखेंगे तो शायद एक डेकेड में लोएस्ट एनपीए, बेस्ट एसेट क्वालिटी देखी है मैंने शायद पिछले 10 साल में फेडरल बैंक की। तो अगर बेस मजबूत हो रहा है किसी बैंक का और धीरे-धीरे ग्रोथ बढ़ रही है, कासा ज़्यादा कर रहे हैं, रिटेल डिपॉजिट ज़्यादा कर रहे हैं, तो एक फाउंडेशन ले हो रही है आगे की ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे बैंक्स में मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट ज़्यादा है, चाहे वो फेडरल बैंक हो चाहे वो कुछ पीएसयू बैंक्स हो, नतीजे वहाँ भी अच्छे रहे हैं। तो बैंकिंग पे शायद थोड़ा ओवरवेट रहूँगा और थोड़ा-सा हाउसिंग फाइनेंस पे भी, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ आपको एक अच्छा अपटिक देखने को मिलेगा। गुरमीत, आज सुबह कहाँ थे आप जब बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे? घर पे थे, मैं निकल चुके थे? मैं वीरू जी रन करने गया था बट वापस आ गया 5 मिनट में क्योंकि काफ़ी काफ़ी तेज़ था। बट मैं काफ़ी सुबह काफ़ी अच्छा है और थोड़ा-सा मुझे लगता है कि मौसम बदल रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट भी मुझे लगता है ज़रूर धीरे-धीरे बदलेगा। हाँ। अच्छा, ये एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आप। अटर्नल के नंबर्स ने, आई मीन जोमेटो के नंबर्स ने, क्यों क्या आपको डिसअपॉइंट किया? आपका व्यू क्या है अटर्नल पे इस वक्त इस नंबर के साथ? तो जी ज़ोमैटो ने इनफैक्ट आप देखिए पिछले क्वार्टर भी बोला था कि हम स्टोर एक्सपेंशन बढ़ाएँगे और थोड़ा-सा फूड कंज़म्पशन, फूड डिलीवरी में स्लो डाउन है। एक जो मुझे लगता है कि फूड डिलीवरी में शायद थोड़ा ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली जितनी हमें उम्मीद थी। बट क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 300 लेवल से 220, 230 था, तो शायद फैक्टर इन कर रहा था कि नतीजे थोड़े वीक होंगे। लेकिन क्विक कॉमर्स में उनकी ग्रोथ अच्छी आ रही है। मतलब आप टॉप लाइन ग्रोथ देखेंगे तो अभी भी वो बहुत हाई ग्रोथ सेगमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है जो अभी 2-3 हज़ार करोड़ कर रहे हैं क्विक कॉमर्स में, नंबर काफ़ी स्पीड से बढ़ सकता है। बट क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी तो डार्क स्टोर ज़्यादा खोलेंगे, हर क्वार्टर 150-200 स्टोर ऐड करेंगे तो रिटर्न रेशियोज़ मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है, बर्न थोड़ा-सा बढ़ सकता है। लेकिन स्टोर की यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी फिर एक स्टेज के बाद ठीक होने लगती है। 6, 8, 9 महीने के बाद आपका जो यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी है डार्क स्टोर की वो इम्प्रूव होने लगती है। दूसरा उन्होंने एक अच्छा नतीजा क्या लिया है कि वो जो फूड में क्विक डिलीवरी कर रहे थे 15 मिनट वाली, उसे डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। इन्वेंट्री लेवल पे देख रहे हैं हम कितनी इन्वेंट्री ओन कर सकते हैं। तो उनका फ़ोकस है कि वर्किंग कैपिटल और बाकी जो कॉस्ट है, उस पे काम करना है। तो आई थिंक अगर वो फ़ोकस बना सकते हैं और थोड़ा कैश बर्न को कंट्रोल कर सकते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम। मैं लंबा व्यू लेता हूँ न्यू एज कंपनीज़ का, तो उसमें आपको एक लंबा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। उसमें आपका ज़ोमैटो भी आएगा, उसमें शायद पॉलिसी बाज़ार भी आएगा, शायद नायका भी आएगा और भी मुझे लगता है जियो फाइनेंस भी न्यू एज है। अभी बहुत अमेजिंग लेंडिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में उनके आ रहे हैं। स्पेशली वो जो लैस पे काम कर रहे हैं, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ पे बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड बहुत कम है। क्योंकि रिलायंस का ट्रेज़री है उसके पास, तो कॉस्ट ऑफ फंड उनकी ट्रिपल ए रेटिंग उनकी 7% से नीचे है। तो बहुत डिस्रप्शन करने वाले हैं वो लेंडिंग स्पेस में। तो न्यू एज कंपनीज़ का आप एक बास्केट बनाइए और बहुत ओवर कंसंट्रेशन मत करिए एंड होपफुली सम ऑफ देम विल डू वेरी वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको थोड़ा लंबा देखना पड़ेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने से ज़्यादा फायदा होगा नहीं। ओके, बहुत शुक्रिया गुरमीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। अब